हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं केमिस्ट्री फैकल्टी पंकज कुमार और यूपीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है आप अपने पूरे परिवार के साथ सकुशल और स्वस्थ होंगे। पिछले क्लास में प्रथम कोटि की अभिक्रिया हम लोग कंप्लीट किए थे और बताए थे लास्ट में कि इस चैप्टर का मतलब रासायनिक बलगतिकी चैप्टर 90% कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ 10% इसका बचा हुआ है, जिसमें आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया और लास्ट में nवां कोटि की अभिक्रिया के बारे में बताया जाएगा। तो ये सब शॉर्ट है, कम पढ़ना है। सब में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, बलगतिकी समीकरण सब कोटि का बताया जाएगा। तो बात करेंगे हम लोग पूरा डिटेल से। तो आज हम लोग शुरू करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में अगला टॉपिक है शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया, इंग्लिश में जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसी को इंग्लिश में लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के नाम से जानता है। तो आज हम लोग समझेंगे ये शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा किसको जाता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर नियतांक का क्या मात्रक होता है, शून्य कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण कैसा होता है, शून्य कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु कैसे निकाला जाता है और शून्य कोटि के अभिक्रिया का महत्वपूर्ण उदाहरण कौन कौन सा है जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो बात करेंगे एक एक करके सभी टॉपिक के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं शून्य कोटि के अभिक्रिया का परिभाषा क्या होगा। जिस रासायनिक अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता से स्वतंत्र होता है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, बहुत आसान। शून्य कोटि के अभिक्रिया का परिभाषा यही होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता से स्वतंत्र होता है। मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। स्वतंत्र रहने का मतलब निर्भर नहीं करना। तो उस अभिक्रिया को शून्य कोटि की अभिक्रिया समझा जाता है। मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया दुनिया में जितना भी है तो उसका दर अभिकारक के सांद्रता से स्वतंत्र होता है, अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो इसका एक अभिक्रिया लिख के उस पर हम लोग समझेंगे और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया, ए बदल रहा है 3,
वास्तव में ऐसा अभिक्रिया होता नहीं है, समझाने के लिए मान लिया जाता है। कैपिटल ए यहाँ अभिकारक है और कैपिटल पी उत्पाद है। मान लीजिए ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो इसका दर्नियम समीकरण हम लोग निकाल सकते हैं। रेट लॉ इक्वेशन, हिंदी में दर्नियम समीकरण। बताए थे किसी भी अभिक्रिया पर द्रव्यमान क्रिया नियम लगाया जाता है तो दर्नियम समीकरण प्राप्त होता है। वो कहानी सब हम लोग पढ़ चुके हैं। दर्नियम समीकरण में याद कीजिए अभिकारक का सांद्रता लिया जाता है, उसमें उत्पाद हम लोग नहीं लेंगे, उत्पाद का सांद्रता नहीं लेंगे। तो इसका दर्नियम समीकरण कैसा होता है? दर्नियम समीकरण लिखते हैं R बराबर K, जहाँ K दर्नियतांक। ध्यान रहे ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर्नियतांक होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ रहे थे तो K प्रथम कोटि के अभिक्रिया का दर्नियतांक हुआ करता था। अब ये K शून्य कोटि के अभिक्रिया का दर्नियतांक, ये R शून्य कोटि के अभिक्रिया का दर है। जो अभिकारक है उसका सांद्रता लीजिए। लेकिन चूंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो इस अभिकारक के सांद्रता का घातांक 0 लेना होगा। यदि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो इसका दर्नियम समीकरण यही होगा, R बराबर K इंटू A के सांद्रता का घातांक 0। किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 हो तो आप जानते हैं पहले से वो 1 हो जाता है। तो 1 के सांद्रता का घातांक 0 है, ये तो 1 हो जाएगा। मतलब आप ये भी कह सकते हैं R बराबर K हो जाएगा। K को 1 से गुना कीजिएगा तो K हो जाएगा। तो देखिए शून्य कोटि के अभिक्रिया में अभिक्रिया का दर अभिक्रिया के दर्नियतांक के बराबर हुआ। मतलब शून्य कोटि के अभिक्रिया में दर और दर्नियतांक दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। तो देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस समीकरण में कहीं भी अभिकारक का सांद्रता नहीं है। अभिकारक का सांद्रता ऊपर वाला समीकरण में था भी तो उसका घातांक तो 0 है। किसी भी चीज़ का पावर 0 है उसका क्या मतलब 1 हो गया वो। तो मेरे कहने का मतलब है इस समीकरण में या चाहे इस समीकरण में कहीं भी अभिकारक का सांद्रता नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। जिस अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, स्वतंत्र होता है। जिस अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, या आप ये कह सकते हैं जिस अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता से स्वतंत्र होता है, तो उस अभिक्रिया को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये शून्य कोटि के अभिक्रिया का दर्नियम समीकरण है, बड़ी काम का चीज़ है, याद रखना होगा। शून्य कोटि के अभिक्रिया का दर्नियम समीकरण कोई कहेगा तो यही होगा R बराबर K। या चाहे ये भी लिखिएगा तो बात तो वही रहा, इसका घातांक 0 है, 1 हो जाएगा। अब यदि आपसे कोई पूछे कि शून्य कोटि के अभिक्रिया के दर में और अभिकारक के सांद्रता में ग्राफ खींचिए, तो ग्राफ भी हम लोग खींच सकते हैं। शून्य कोटि के अभिक्रिया के दर में और अभिकारक के सांद्रता में ग्राफ खींचने के लिए कोई कहता तो हम लोग ग्राफ भी खींच सकते थे। देखिए ग्राफ ऐसा होता, एक्स एक्सिस लीजिए और वाई एक्सिस लीजिए। ये एक्स एक्सिस ये बोला वाई एक्सिस, ये ओरिजिन होगा मूल बिंदु। वाई एक्सिस पर लीजिए दर को, तो देखिए यहाँ लिख देते हैं दर। एक्स एक्सिस पर लीजिए अभिकारक के सांद्रता को, तो यहाँ भी लिख देते हैं अभिकारक का सांद्रता। एक्स अक्ष पर अभिकारक का सांद्रता लिए, वाई अक्ष पर अभिक्रिया का दर लिए। तो देखिए तो ये किस टाइप का समीकरण है? ये तो y बराबर mx टाइप का समीकरण है, नहीं?
ये तो y बराबर mx टाइप का समीकरण है, स्ट्रेट लाइन का ये एक समीकरण है। y के जगह पर r है, x के जगह पर अभिकारक का सांद्रता, m स्लोप है, उसके जगह पर k है। तो देखिए अभिकारक का सांद्रता y अक्ष पर लिए हैं दर, तो चूँकि शून्य कोटि के अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, स्वतंत्र होता है अभिकारक के सांद्रता से। तो ग्राफ अगर खींचते तो ग्राफ ऐसा हो जाता। ऐसे ग्राफ का क्या मतलब हुआ? तो देखिए स्पष्ट है, अभिक्रिया का दर फिक्स हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक अभिक्रिया का दर हुआ नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक अभिक्रिया का दर हुआ। तो दर फिक्स हो गया। इस ग्राफ पर इधर जाइएगा तो अभिकारक का सांद्रता बढ़ रहा है, लेकिन देखिए दर एकदम कांस्टेंट है, इतना ही है, दर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वही चीज़ जो लिखे थे भाषा में उसी को ग्राफ के रूप में दिखाए। साइंस में तो एक ही चीज़ को कई तरीके से समझा जा सकता है, तो जो आप भाषा में यहाँ लिखें उसी को यहाँ पर ग्राफ के रूप में दिखा दिए। अगर कोई आपसे कहे शून्य कोटि के अभिक्रिया के दर में और अभिकारक के सांद्रता में ग्राफ खींचिए, तो आप ग्राफ यही वाला खींचिएगा। बिहार बोर्ड एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ चुका है, पूछा था शून्य कोटि के अभिक्रिया के दर और अभिकारक के सांद्रता में निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ सही है। एक विकल्प में ऐसा दिया था। तो आप तो जानते हैं बिहारी स्टूडेंट ये सब लाइन सब देखकर ही घबरा जाता है। तो आपको नहीं घबराना है, आप पढ़े हैं, जो भी क्वेश्चन पूछेगा ग्राफ से, समीकरण से, भाषा से, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट डिटेल से पढ़ता है, मेहनत करके पढ़ता है, उस सबको दिक्कत थोड़े होता है। जो इधर उधर करके पढ़ता है वो सब 2-4 क्वेश्चन बन जाता है संजोग से, और सब क्वेश्चन छोड़ के आता है परीक्षा में। आप लोगों को नहीं घबराना है। शून्य कोटि के अभिक्रिया के दर और अभिकारक के सांद्रता में ग्राफ कहेगा खींचने के लिए, तो यही ग्राफ होगा। अब आइए, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऐसा ग्राफ प्रथम कोटि में भी आया था, लेकिन याद कीजिए कहाँ आया था। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के अर्धायु में अभिकारक के सांद्रता में ग्राफ खींचे थे, तो ग्राफ हूबहू इसी टाइप का आया था। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो अगर कहेगा ये किस कोटि के अभिक्रिया का ग्राफ है, तो आंसर क्या होगा? शून्य कोटि के अभिक्रिया का, क्योंकि दर और अभिकारक के सांद्रता में ग्राफ खींचा है। दर अभिकारक के सांद्रता से देखिए स्वतंत्र है, उस पर निर्भर नहीं कर रहा है। ऐसा शून्य कोटि में होता है, इसलिए शून्य कोटि के अभिक्रिया का ये ग्राफ है। वही अगर मान लीजिए यहाँ टी हाफ ले लेता, मतलब y अक्ष पर अर्धायु, x अक्ष पर अभिकारक का सांद्रता, तो तब ये प्रथम कोटि के अभिक्रिया का ग्राफ हो जाता। वहाँ भी आप लिखे थे प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो प्रथम कोटि के अभिक्रिया के अर्धायु और अभिकारक के सांद्रता में जो ग्राफ आप पढ़े थे, वही ग्राफ यहाँ शून्य कोटि के अभिक्रिया के दर में और अभिकारक के सांद्रता में देख रहे। दोनों का ग्राफ एक जैसा होता है, तो ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिए। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उस पर ग्राफ वगैरह सब बनाए। ठीक, लिख लिए हूँ। वो ज़रूरी इसलिए नहीं है क्योंकि एक का सांद्रता का घातांक 0 है, तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब शून्य कोटि के अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर कर ही नहीं रहा है, ये तो एक नियतांक के बराबर हो रहा है, जो नियतांक यहाँ से यहाँ तक हम दिखा दिए। ठीक, अब इसी चीज़ को आप चाहें तो डाटा से समझ सकते हैं, आंकड़ा लेके भी समझ सकते हैं। साइंस पढ़ना बहुत आसान है, एक ही चीज़ को कई तरीके से समझाया जाता है, वो आप लोग शुरू से देख रहे हैं। तो प्रायोगिक आंकड़ा जैसे ऐसे ले लें, अभिकारक का सांद्रता ले लेते हैं,
अभिकारक का सांद्रता और फिर अभिक्रिया का दर नीचे दिखा देते हैं। अभिकारक का सांद्रता 0.1 है तो अभिक्रिया का दर कुछ मान लीजिए 2, कुछ मात्रक होगा, जो भी दर का मात्रक होगा वो होगा। हम केवल वैल्यू लिख के आपको समझाना चाह रहे हैं आंकड़ा से। अगर अभिकारक का सांद्रता 0.2 हो जाए तो देखिए 0.1 का ये 2 गुना हो गया, तो अभिकारक का सांद्रता बढ़ गया तो अभिक्रिया का दर क्या हो जाएगा? ध्यान से सोचिए, अभिकारक का सांद्रता 0.1 था, 0.2 हो गया, मतलब 2 गुना हो गया। तो अभिक्रिया का दर आप लोग सोच रहे होंगे ये भी 2 गुना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। शून्य कोटि के अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता से स्वतंत्र होता है, उस पर निर्भर नहीं करता है। वो 2 गुना हो, 4 गुना हो, 8 गुना हो, दर हमेशा यही रहेगा, तो दर तब भी 2 रहेगा। यदि कोई कहे शून्य कोटि के अभिक्रिया में अभिकारक का सांद्रता 4 गुना हो गया, या चाहे यहाँ से देखेंगे तो 2 गुना हो गया, यहाँ से देखेंगे तो 4 गुना हो गया, तो अभिक्रिया का दर कितना हो जाएगा? तो तब भी 2 ही रहेगा। ध्यान रहे, ऐसा तब होगा जब अभिक्रिया शून्य कोटि का होगा। तो शून्य कोटि के अभिक्रिया को देखिए हम लोग आंकड़ा से भी समझे। ये आंकड़ा स्पष्ट बता रहा है कि शून्य कोटि के अभिक्रिया का जो दर है ये अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा। अभिकारक का सांद्रता बदल रहा है लेकिन अभिक्रिया का दर देखिए स्थिर है, कांस्टेंट है। ऐसा शून्य कोटि के अभिक्रिया में होता है। तो उसी चीज़ को आंकड़ा से हम लोग समझे। अगला टॉपिक है दर नियतांक का मात्रक। दर नियतांक का मात्रक अलग अलग कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक अलग अलग होता है। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक बताए थे, याद कीजिए, समय इन्वर्स, सेकेंड इन्वर्स, मिनट इन्वर्स, घंटा इन्वर्स, या आप एक साथ एक शब्द में कह सकते हैं समय इन्वर्स। तो अलग अलग कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक अलग अलग होता है। अभी हम लोग शून्य कोटि का अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो शून्य कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक हम लोग निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। किसी भी कोटि के अभिक्रिया का दर नियतांक का मात्रक अगर आपको चाहिए तो उस अभिक्रिया का दर नियम समीकरण लिख लीजिए। दर नियम समीकरण से ही दर नियतांक का मात्रक निकलता है। बड़ी काम का चीज़ बोले, किसी भी कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक अगर आपको जानना है तो उस कोटि के अभिक्रिया के दर नियम समीकरण पर सोच दीजिए, तुरंत आपको पता हो जाएगा दर नियतांक का मात्रक क्या होगा। तो शून्य कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक हमको चाहिए, तो शून्य कोटि के अभिक्रिया का दर नियम समीकरण लिख लीजिए। वो तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े, ये तो एकदम ताज़ा है। शून्य कोटि के अभिक्रिया का दर नियम समीकरण तो यही होता है, R बराबर K। तो इसी पर सोच देंगे तो इसके का मात्रक पता हो जाएगा। इसका तो मतलब हुआ कि K का मात्रक वही होगा जो दर का मात्रक होता है। दर का मात्रक कौन नहीं जानता है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। नहीं पढ़े हैं हम लोग शुरू में ही, जहाँ जिस दिन ये चैप्टर शुरू किए थे वहीं बताए थे, पहला लेक्चर में ही बता दिए थे दर का मात्रक। तो K का मात्रक देखिए पता हो गया। आप R का मात्रक निकालिए, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ये बराबर K। हमको इसी K का मात्रक चाहिए था, तो देखिए K का मात्रक पता हो गया, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ऐसे घबराइएगा नहीं, आप चाहें तो K को पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। दायां बायां तो किया जा सकता है, मैथमेटिक्स का नियम है।
के का जो मात्रक होता है याद कीजिए वही आर्हेनियस नियतांक का भी मात्रक होता है। नहीं, एक दिन बताए थे आपको, ऐसा समीकरण पढ़े थे, log k बराबर -EA बट्टा 2.303 r इंटू 1/t प्लस log a। आपको बताए थे कि समीकरण में दो चीज़ को एक दूसरे के बराबर तभी किया जाता है जब दोनों का मात्रक बराबर होता है, या दो चीज़ को जोड़ा तभी जाता है जब दोनों का मात्रक बराबर होता है। समान मात्रक वाले को ही हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं या बराबर कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो k का मात्रक होगा वही a का मात्रक होगा। तो k का मात्रक शून्य कोटि में ये होता है। तो शून्य कोटि के अभिक्रिया के आर्हेनियस नियतांक का मात्रक मतलब a का मात्रक भी यही हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, तो a बराबर भी मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे। शून्य कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक का आज के बाद कोई मात्रक पूछे तो आप यही कहिएगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। शून्य कोटि के अभिक्रिया में आर्हेनियस नियतांक का भी मात्रक कहेगा तो यही होगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अब इसको रटना नहीं है, आप केवल दर नियम समीकरण शून्य कोटि का जान रहे हैं। तो जहाँ आपसे पूछे दर नियतांक का मात्रक बता सकते हैं, शून्य कोटि के अभिक्रिया के आर्हेनियस नियतांक का मात्रक बता सकते हैं। तो इस दोनों का मात्रक देखिए बराबर है। शून्य कोटि के अभिक्रिया में k और कैपिटल A दोनों का मात्रक बराबर आया, दोनों का मान भी एक दूसरे के बराबर होता है। ध्यान रहे ऐसा तभी होगा जब अभिक्रिया शून्य कोटि का होगा। तो आप लोगों का कोई ठीक है नहीं, भूल जाते हैं, मजबूरी में हमको एक दो लाइन भाषा लिखना पड़ता है, तो यहाँ भी हम लिख देते हैं, आप ध्यान रखिएगा। शून्य कोटि के अभिक्रिया में दर और दर नियतांक का मान तथा मात्रक दोनों बराबर होता है, दोनों बराबर होता है। ये भी बड़ी काम का चीज़ है, याद रखिए। क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है, कहेगा किस कोटि के अभिक्रिया के दर और दर नियतांक का मात्रक बराबर होता है, या कहेगा किस कोटि के अभिक्रिया के का दर और दर नियतांक का मान एक दूसरे के बराबर होता है। तो दोनों का आंसर होगा शून्य कोटि। ऐसा शून्य कोटि के अभिक्रिया में होता है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो शून्य कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक हम लोग अभी निकालें। अगला टॉपिक है शून्य कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण। बलगतिकी समीकरण, काइनेटिक इक्वेशन। शून्य कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण इंग्लिश में कहेंगे तो होगा काइनेटिक इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक इक्वेशन का हिंदी होता है बलगतिकी समीकरण। तो आप लोगों को हिंदी में परीक्षा देना है, इसलिए हम इंग्लिश शब्द नहीं लिख रहे हैं। शून्य कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण देखिए कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए भी कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा। जिस कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण आपको चाहिए, जिस कोटि के अभिक्रिया के बलगतिकी समीकरण को आप निकालना चाहते हैं,
तो उस कोटि के अभिक्रिया के दर्नियम समीकरण का उपयोग करके ऐसा किया जाता है। मतलब जैसे प्रथम कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण हम लोग निकाले थे, तो याद कीजिए प्रथम कोटि के अभिक्रिया का दर्नियम समीकरण लिखे थे और उसी पर सोचे थे, तो प्रथम कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण मिला था। ठीक उसी तरीके से यदि आपको शून्य कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण चाहिए तो आप शून्य कोटि के अभिक्रिया का दर्नियम समीकरण लिखिए और उसी पर सोचिएगा तो बलगतिकी समीकरण आपको पता हो जाएगा। शून्य कोटि के अभिक्रिया का दर्नियम समीकरण तो आप जानते ही हैं, आर बराबर के, यही दर्नियम समीकरण होता है शून्य कोटि का, आर बराबर के। कोई कहेगा प्रथम कोटि के अभिक्रिया का दर्नियम समीकरण क्या होगा, तो याद कीजिए आपको बताए थे आर बराबर के आई इंटू ए का सांद्रता, पढ़े थे। शून्य कोटि के अभिक्रिया का दर्नियम समीकरण ये होता है, इसी पर सोचेंगे बलगतिकी समीकरण निकल के आ जाएगा। तो आर ये अभिक्रिया का दर है। याद कीजिए दर को हम लोग लिखे थे, पहले भी लिख चुके हैं, dx बटा dt। यदि अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन x से हो तो आर को लिखेंगे dx बटा dt। अगर आप परिवर्तन z से मानिएगा तो dz बटा dt। तो बार बार हम लोग x से ही अभिकारक का सांद्रता जो उपयोग होता है वो हम लोग मान चुके हैं, इसलिए आर को dx बटा dt लिखेंगे। इधर के तो नियतांक है, जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, dt को उधर भेज दीजिए, तो ऐसा हो जाएगा dx बराबर के आई इंटू dt। अब दोनों तरफ समाकलन करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, तो इंटीग्रेट कर दीजिए dx को भी, लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx, मतलब dx का समाकलन। इधर भी इंटीग्रेट करना होगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू डी टी, मतलब k इंटू डी टी का समाकलन। अब क्या करें, dx का इंटीग्रेशन आप लोग जानते होंगे, मैथ में पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर होता है x। dx को इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये x। याद कीजिए आप पढ़े होंगे कि k नियतांक है, जो नियतांक रहता है उसको बाहर ला लिया जाता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt बचेगा, तो dt का इंटीग्रेशन t होता है, तो ऐसा हो जाएगा के टी। इंटीग्रेशन कांस्टेंट c जोड़ना पड़ेगा, ये नियम है, इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ा जाता है। तो देखिए ये हो गया x बराबर के टी प्लस सी। अब इस c का मान इसमें रखिए, अभिक्रिया के आरंभिक स्थिति पर सोचेंगे तो c का मान हम लोग पता कर लेंगे। तो देखिए हम लिख देते हैं आरंभिक स्थिति से, अभिक्रिया के आरंभिक स्थिति पर सोचिए, शुरू वाला स्थिति पर। तो t अगर 0 होगा तो x क्या होगा, 0 हो जाएगा। t 0 होने का मतलब अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ, अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ तो अभिकारक उपयोग नहीं हुआ होगा। अभिकारक का उपयोग किया गया मात्रा x है अभिक्रिया में, तो अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ तो अभिकारक उपयोग नहीं हुआ होगा, मतलब x 0 होगा। अब इस t 0 और x 0 इस ऊपर वाले समीकरण में रख दीजिए, t का मान 0 रखिए, x का मान 0 रखिए, तो c का मान पता हो जाएगा। तो t 0 रखिएगा तो ये तो k को भी 0 कर देगा, तो इस साइड बच जाएगा c। इधर x 0 कीजिएगा तो 0 रहेगा, तो पता हो गया c बराबर तब क्या हो जाएगा, 0। आरंभिक स्थिति से हम लोग देखें t 0 और x 0 होगा तो c बराबर 0 होगा। अब इसको आप ऊपर वाले समीकरण में रख दीजिए, c का मान 0, तो c अगर 0 हो जाएगा तो x बराबर क्या बच जाएगा, के टी, x बराबर के टी। बड़ी काम का चीज़ है, हम लोग जो लाना चाहते थे वो हम लोग ला चुके हैं। यही है शून्य कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण, बड़ी काम का चीज़ है, लिख भी देते हैं।
शून्य कोटि के अभिक्रिया का बलगति की समीकरण यही है। शून्य कोटि के अभिक्रिया का बलगति की समीकरण हम लोग पता कर लिए, x बराबर kT। अब सवाल उठता है इसमें x क्या है, तो वो तो आप जानते हैं। अभिक्रिया में अभिकारक के उपयोग किए गए सांद्रता को x से हम लोग सूचित किए हैं। लिख देते हैं, जहाँ x बराबर अभिकारक का उपयोग किया गया मात्रा, अभिकारक का उपयोग किया गया मात्रा या सांद्रता, जो लिखिए, मात्रा भी लिख सकते हैं, सांद्रता भी लिख सकते हैं। सांद्रता का भी तो मतलब मात्रा ही होता है। इसमें जो x देख रहे हैं ये है अभिकारक का उपयोग किया गया मात्रा, या आप कह सकते हैं x है उत्पन्न उत्पाद का मात्रा। उत्पाद जो उत्पन्न होता है उसका मात्रा हम लोग x से सूचित किए हैं। दोनों एक ही बात है। अभिकारक जितना उपयोग होगा उतना ही उत्पाद उत्पन्न होगा। x आप ये कहिए या ये कहिए, दोनों एक ही बात है। इसमें मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, तो आप इसको नोट कीजिए। पहले इसको लिखना, फिर उसी के नीचे इसको दिखाना। समझिए गए हों। अभी तुरंत हम लोग शून्य कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण पढ़े थे, याद कीजिए। लिखे थे x बराबर kT। तो x बराबर जो kT है वो तो y बराबर mx टाइप का समीकरण है। तो y बराबर mx टाइप के समीकरण का जो ग्राफ होगा वही शून्य कोटि के अभिक्रिया के बलगतिकी समीकरण में हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए y अक्ष पर लिए हैं x, x अक्ष पर लिए हैं t। समीकरण सामने रखिए तो समझ में आएगा। अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे x बराबर k इंटू टी। तो y के जगह पर y अक्ष पर क्या रखेंगे x, x अक्ष पर क्या रखेंगे t। ये तो स्लोप है। शून्य कोटि के अभिक्रिया के बलगतिकी समीकरण का अगर कोई आपसे स्लोप पूछे तो आप स्लोप यही कहिएगा k। पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में, कहेगा शून्य कोटि के अभिक्रिया का ढाल कितना होता है, किसी एक विकल्प में k देगा, तो यही हो जाएगा। तो ग्राफ अगर हम लोग खींचेंगे तो ग्राफ देखिए ऐसा होगा। ये तो नियतांक है, नियतांक हटाइएगा, यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हो जाएगा, x समानुपाती t हो जाएगा। इसका मतलब हुआ समय अगर बढ़ेगा तो अभिकारक का उपयोग किया गया मात्रा भी बढ़ेगा, और बढ़ना भी चाहिए। अभिक्रिया अगर ज़्यादा समय तक होगा तो अभिकारक ज़्यादा उपयोग होगा। तो इस मैथमेटिकल समीकरण से हमको पता चल रहा है समय बढ़ने से अभिकारक का उपयोग किया गया मात्रा बढ़ता है। वही बात ग्राफ में भी दिखाई दे रहा है। देखिए ग्राफ ऐसा आया, तो ग्राफ ऐसे आने का क्या मतलब हुआ कि समय बढ़ रहा है तो x भी बढ़ रहा है। ग्राफ ऊपर की ओर देखिए स्ट्रेट लाइन पास किया है, ओरिजिन से शुरू हुआ है। चूँकि इसमें इंटरसेप्ट वगैरह सब है नहीं, समीकरण में अगर इंटरसेप्ट नहीं हो तो ग्राफ हमेशा ओरिजिन से शुरू होता है। और ग्राफ x अक्ष के साथ जो कोण बनाता है उसी को स्लोप कहा जाता है। तो यही स्लोप हो जाएगा, जिसको आप हिंदी में ढाल कहते हैं।
थोड़ा बहुत इंग्लिश तो समझ ही सकते हैं। तो स्लोप इसका क्या होता के, तो दिमाग में बैठाइए, शून्य कोटि के अभिक्रिया में अभिकारक के उपयोग किए गए मात्रा में आ समय में अगर कोई ग्राफ आपसे पूछे तो आप यही वाला ग्राफ बनाइएगा, यही ग्राफ होगा। तो बड़ी काम का चीज़ है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। याद कीजिए प्रथम कोटि में ऐसा ग्राफ कहाँ पढ़े थे? प्रथम कोटि के अभिक्रिया के दर में अभिकारक के सांद्रता में ग्राफ खींचे थे तो ग्राफ ऐसा आया था। लेकिन शून्य कोटि के अभिक्रिया में अभिकारक के उपयोग किए गए मात्रा में और समय में ग्राफ खींचा जाता है तो ग्राफ ऐसा आता है। सोचिएगा तो बात और आगे बढ़ेगा। देखिए तो x बराबर जो kt था उसी में थोड़ा सा हम परिवर्तन कर रहे हैं। x को तो इसे भी लिखा जा सकता है, a का सांद्रता 0 समय पर a माइनस a का सांद्रता t समय पर, ये x हुआ। इधर kt जैसे था वैसे ही रहने दे, x बराबर kt। नहीं समझे? अभी पढ़े थे ना फॉर्मूला x बराबर kt, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। x है अभिकारक का उपयोग किया गया मात्रा, तो 0 समय पर जितना अभिकारक था उसमें से t समय पर जितना अभिकारक बचा हुआ है उसको घटा लीजिएगा, तो तब ना अभिकारक कितना उपयोग हुआ वो पता चलेगा। मतलब x को आप ऐसा लिख सकते हैं। अब इसी में दाएं बाएं कीजिएगा, समीकरण का रूप बदल जाएगा। ये है प्लस में, इसको उधर ले जाइए, माइनस हो जाएगा तो इधर बचेगा ये माइनस a का सांद्रता इंटू टी, इधर हो जाएगा kt, ये उधर गया माइनस हो जाएगा, तो a का सांद्रता 0 समय पर। और इस माइनस को प्लस कर लीजिए, तो माइनस से दोनों तरफ गुना करना होगा। जहाँ माइनस पहले से है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। तो तब तो ऐसा हो जाएगा a का सांद्रता t समय पर, ये माइनस kt आप प्लस a का सांद्रता 0 समय पर। हो गया, कुछ नहीं किए, माइनस से दोनों तरफ गुना किए। जहाँ माइनस था प्लस हो गया, जहाँ प्लस था माइनस हो गया, जहाँ माइनस था प्लस हो गया, साइन अपोजिट हो जाता है। तो देखिए ये आया, तो ये तो y बराबर mx प्लस सी टाइप का समीकरण है। y बराबर mx प्लस सी टाइप के समीकरण का ग्राफ आप लोग खींचना जानते हैं। y अक्ष पर क्या लेंगे? y अक्ष पर देखिए ये लेते at, मतलब t समय पर अभिकारक का सांद्रता। t समय पर अभिकारक के सांद्रता को आप ये भी लिख सकते हैं a माइनस एक्स। याद कीजिए कई बार हम लोग लिखे हैं a माइनस एक्स क्या है? अभिकारक का शेष सांद्रता है, या t समय पर अभिकारक का सांद्रता है। तो ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों एक ही बात हुआ। t को तो x अक्ष पर लेना होगा। देखिए इसमें इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट को हमेशा y अक्ष पर दिखाया जाता है, ये ओरिजिन है। इंटरसेप्ट जो भी होगा उसको y अक्ष पर दिखाया जाता है। तो यहाँ तक मान लीजिए इंटरसेप्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटरसेप्ट है, लिख ही लीजिए इसको a0, a का सांद्रता 0 समय पर। अब देखिए तो इस समीकरण का ढाल ऋणात्मक है, ढाल ऋणात्मक होगा तो ग्राफ नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर पास करेगा। तो ग्राफ यहाँ से शुरू होकर नीचे की ओर स्ट्रेट लाइन पास करेगा। तो यहाँ से हम लोग ग्राफ को नीचे की ओर दिखाएंगे। ग्राफ x अक्ष के साथ जो कोण बनाता है उसी को स्लोप कहा जाता है। तो इस समीकरण का स्लोप या ढाल हो जाता माइनस के। तो देखिए इस समीकरण का ग्राफ यही होगा, मतलब शून्य कोटि के अभिक्रिया में t समय पर अभिकारक के सांद्रता में और समय में अगर कोई कहता ग्राफ खींचने के लिए तो ग्राफ हम लोग ऐसा खींचते नहीं। याद कीजिए प्रथम कोटि के अभिक्रिया में भी ये काम किए थे। प्रथम कोटि के अभिक्रिया में जब हम लोग ग्राफ खींचे थे तो ग्राफ ऐसा आया था। रिवीजन भी करिए, समय समय पर देखते रहना। a माइनस एक्स और t में जब ग्राफ खींचे थे तो याद कीजिए ग्राफ ऐसा आया था। याद आया? कॉपी पलट के देखिएगा।
ऐसा ग्राफ बनाए हुए प्रथम कोटि के अभिक्रिया में टी समय पर अभिकारक के सांद्रता और समय में ऐसा ग्राफ हम लोग लाए थे। इसी में लॉग लगा देंगे तब ग्राफ बदल जाएगा। ये लॉग a-x अगर कर दें और यहाँ टी कर दें तो तब ग्राफ दूसरा टाइप का हो जाएगा। लेकिन a-x और t के बीच हम लोग ग्राफ खींचे थे तो ये वाला ग्राफ आया था। आप वहाँ देखिएगा, इसी ग्राफ के ऊपर में एक ठो ग्राफ और बनाया होगा। ऐसा शायद मेरे ख्याल से वो ग्राफ था। समीकरण लिखिए। ऐसा समीकरण आया था log a-x बराबर -kt बटा 2.303 प्लस log a-x बराबर -k/2.303 r इंटू हाँ यही था। तो इसमें स्लोप देखिए -k/2.303 r हो जाएगा। स्लोप निगेटिव है तो ऐसा ग्राफ बनाए थे, ये वाला स्लोप हो जाएगा। तो वो आपके कॉपी में लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिएगा तो और आसानी होगा समझने में। तो अभी हमको प्रथम कोटि पर बात नहीं करना है। शून्य कोटि के अभिक्रिया में टी समय पर अभिकारक के सांद्रता और समय में कहता ग्राफ खींचने के लिए, तो ग्राफ ऐसा होता है। तो ध्यान में रखिएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। लिखे हैं शून्य कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु। अलग अलग कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु अलग अलग होता है। जैसे प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु निकाले थे t½ बराबर 0.693 बटा के। ठीक उसी तरीके से शून्य कोटि के अभिक्रिया का भी अपना अर्धायु होता है। तो जैसे उसमें निकाले थे वैसे ही इसमें सोचना पड़ेगा। किसी भी कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु अगर आपको निकालना है तो हम लोग प्रथम कोटि में जो काम किए थे वही काम सभी कोटि में करना होगा। यदि x याद कीजिए बताए थे a/2 लिखेंगे तो t को क्या लिखना होगा, t½ यदि x a/2 होगा तो t बराबर लिखना होगा t½ मतलब आधे अभिकारक को उपयोग होने में जितना समय लगता है, किसी भी अभिक्रिया में आधे अभिकारक को उपयोग होने में जो समय लगता है उसी को अर्धायु कहा जाता है। x अगर a/2 होगा मतलब आधा अभिकारक उपयोग होगा तो ऐसा होने में जितना समय लगेगा उसको अर्धायु कहा जाएगा। अवधर्नियम समीकरण बलगतिकी समीकरण जो पढ़े हैं उसमें इस दोनों का वैल्यू रख दीजिए, अर्धायु का फॉर्मूला पता हो जाएगा। शून्य कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण हम लोग अभी पढ़े। x बराबर होता है k/t। तो x के जगह पर ये रखना होगा a/2, k तो k ही रहेगा। तो t के जगह पर रखना होगा ये बोला t½ यहाँ से आपको t½ पता करना, यही t½ अर्धायु है। k को इधर ला लीजिए, भाग में आ जाएगा तो इधर बच जाएगा t½ उसी को पहले लिख देते। t½ बराबर हो जाएगा a/2k, ये k इधर आ गया तो t½ बराबर a/2k। बड़ी काम का फॉर्मूला है। ये k तो नियतांक है, शून्य कोटि के अभिक्रिया का दर नियतांक। तो नियतांक वगैरह सब हटाएंगे तो यहाँ समानुपाती का चिन्ह हो जाएगा, मतलब t½ समानुपाती होगा स्मॉल1। इसका क्या मतलब, इसका मतलब हुआ शून्य कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है।
मतलब जिस अनुपात में अभिकारक का सांद्रता बढ़ाइएगा उसी अनुपात में अर्धायु भी बढ़ जाता है। जिस अनुपात में अभिकारक का सांद्रता घटता है उस अनुपात में अर्धायु भी घटता है। तो ऐसा प्रथम कोटि में नहीं होता था। प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, लेकिन शून्य कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता, निर्भर करता है। तो बड़ी काम का चीज़ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। प्रथम कोटि के अभिक्रिया में अर्धायु याद कीजिए ऐसा लाए थे, टी हाफ बराबर 0.693 बटा के। शून्य कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु आज के बाद कोई पूछे तो आप यही फार्मूला लिखिएगा A/2 के। तो देखिए, चाहे शून्य कोटि के अभिक्रिया के अर्धायु का फार्मूला हो या प्रथम कोटि के अभिक्रिया के अर्धायु का फार्मूला हो, दोनों के नीचे ये है K है, मतलब K से दोनों में भाग दिए। तो इसका मतलब हुआ कि ताप अगर बढ़ाइएगा, बताए थे आपको, ताप बढ़ाने से दर्नियतांक बढ़ जाता है। दर्नियतांक अगर बढ़ेगा तो अर्धायु घटेगा, चाहे वो किसी भी कोटि का अभिक्रिया हो। एक बार और, ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का दर्नियतांक बढ़ता है, ये बात हम पहले समझा चुके हैं आपको। दर्नियतांक अगर बढ़ेगा, सोचिए नीचे वाला अगर बढ़ाइएगा तो इधर वाला घट जाएगा। तो हम इसको भाषा बना के लिख देते हैं, आप याद रखिएगा। किसी भी कोटि के अभिक्रिया का ताप बढ़ाने से अर्धायु घटता है, अर्धायु घटता है, चाहे किसी भी कोटि का अभिक्रिया। ताप बढ़ाइएगा तो अभिक्रिया का अर्धायु घट जाता है, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब ये जो है टी हाफ समानुपाती होता है स्मॉल a के, मतलब शून्य कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट को तो ये सब समीकरण ठीक लगता है नहीं, उसको तो भाषा चाहिए। लिख लीजिए, हम भी लिखा देते हैं। यही इसी को भाषा के रूप में बदल के लिख सकते हैं। शून्य कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है, वो दिखाई भी दे रहा था। असमानुपाती का मतलब तो आप लोग खूब बढ़िया से जानते हैं, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। कोई कहेगा शून्य कोटि के अभिक्रिया के अर्धायु में अभिकारक के सांद्रता में ग्राफ खींची। समीकरण पता है तो ग्राफ तो हम लोग खींच ही सकते हैं। देखिए, एक्स अक्ष पर लिए हैं अभिकारक का सांद्रता, वाई अक्ष पर लेते हैं अर्धायु। देखिए टी हाफ लिख देते हैं, अर्धायु। शून्य कोटि के अभिक्रिया के अर्धायु और अभिकारक के सांद्रता में ग्राफ खींचना। तो अभी हम लोग समीकरण पढ़े थे, टी हाफ बराबर हो रहा था A/2 के, नहीं ऐसा समीकरण पढ़े थे। ये A अभिकारक का सांद्रता, टी हाफ अर्धायु। तो स्मॉल a और टी हाफ के बीच में ग्राफ खींचना। तो देखिए इसमें इंटरसेप्ट नहीं है, तो ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा
ढाल इसका देखिए धनात्मक है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1/2k i/a, तो y बराबर mx टाइप का समीकरण होगा। ये बोला 1/2k m का वैल्यू हुआ। ये जो देख रहे हैं ये x पर होगा, x अक्ष पर, x के जगह पर है, तो ढाल धनात्मक है, ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, तो ओरिजिन से शुरू होकर ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऊपर की ओर पास करेगा। तो देखिए तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। आइए ग्राफ जो x अक्ष के साथ कोण बनाएगा उसी को न ढाल कहा जाता है। तो स्लोप बराबर हो गया 1/2k, मतलब शून्य कोटि के अभिक्रिया के अर्धायु और अभिकारक के सांद्रता में अगर कोई कहता ग्राफ खींचने के लिए तो ग्राफ यही होता। स्लोप पूछता तो 1/2k होता। समीकरण पता हो तो ग्राफ, स्लोप ये सब आप बता सकते हैं। इसी को आप डाटा से भी समझ सकते हैं। 100 m मान लीजिए सांद्रता है अभिकारक, कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया है, उसमें अभिकारक का सांद्रता लिए हैं 100 m। अभिक्रिया का अर्धायु मान लेते हैं 20 सेकेंड, तो देखिए लिखते हैं t बराबर 20 सेकेंड। बताए थे एक दिन अर्धायु को कैपिटल T से भी दिखाया जाता है, तो इसे घबराइएगा नहीं, t हाफ लिखिए, कैपिटल T लिखिए, ये अर्धायु। तो 20 सेकेंड अर्धायु है, इसका क्या मतलब 20 सेकेंड तक अभिक्रिया होगा तो ये अभिकारक का सांद्रता आधा हो जाएगा, आधा खर्च हो जाएगा, आधा बचेगा, तो 100 m हो जाएगा 50 m। अभिकारक का सांद्रता आधा हो गया, तब बताइए अब अर्धायु कितना हो जाएगा? यही 20 रहेगा कि 20 से घटेगा कि 20 से बढ़ेगा? तो उसके लिए समीकरण देखना पड़ेगा अर्धायु वाला। शून्य कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु होता है t हाफ बराबर a/2k, तो t हाफ में और स्मॉल a में समानुपाती का संबंध है, तो a अगर आधा हो जाएगा तो t हाफ भी आधा हो जाएगा। अभिकारक का सांद्रता 100 m था तो t 20 सेकेंड था, अब 50 हो गया मतलब आधा हो गया, तो ये भी आधा हो जाएगा, t बराबर 10 सेकेंड। ऐसा ध्यान रहे शून्य कोटि में ही होता है, प्रथम कोटि में तो अभिकारक के सांद्रता पर अर्धायु निर्भर ही नहीं करता है। 50 m से कोई कहेगा 25 m हो जाएगा, तब अर्धायु कितना होगा? 50 है तो अर्धायु जितना होगा समय उतना में ये आधा हो जाएगा, तो अब अर्धायु फिर आधा हो जाएगा, मतलब 5 सेकेंड हो जाएगा। 5 सेकेंड में ये 25 साढ़े 12 में बदल जाएगा। और भी आगे बढ़ सकते हैं, तो समझ गए होंगे। हम इसमें सिर्फ ये दिखाए हैं कि शून्य कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है। दो चीज़ में अगर समानुपाती का संबंध हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं उसको a1/t1 बराबर a2/t2। बड़ी काम का चीज़ ये a1 पहला अभिकारक का सांद्रता, या शुरू में अभिकारक का सांद्रता a1, बाद में अभिकारक का सांद्रता a2, t हाफ पहला अर्धायु, पहले मतलब शुरू में अर्धायु, आइए t2 बाद में अर्धायु। तो आप इसको इस पर लगा भी सकते हैं, ये दोनों बराबर होगा, a1/t1 बराबर होगा a2/t2। जैसे यहाँ अभिकारक का सांद्रता शुरू में कितना था 100, तो a1 के जगह 100 रखिए, अर्धायु कितना 20, तो t1 के जगह 20। फिर इधर आइए 100/20 कितना 5, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 20 पंचे 100। a2 कितना 50, t2 ये 10, तो 50 में 10 से भाग दीजिएगा फिर 5 आएगा। तो देख रहे हैं इधर भी 5 आया, इधर भी 5 आया, दोनों बराबर होगा। अब कहिएगा आप इसको a1 मानिए, इसको t1 मानिए, इसको a2 मानिए, इसको t2 मानिए, तो तब भी बात वही होगा। 50/10 5 आया, आइए 25/5, तो फिर भी 5 आएगा। मतलब दो चीज़ में यहाँ समानुपाती का संबंध था, टी हाफ समानुपाती हो रहा था स्मॉल a के, तो टी हाफ को तो कैपिटल T भी लिख सकते हैं, कैपिटल T समानुपाती स्मॉल a, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। ये a/t बराबर क्या कांस्टेंट यहाँ से आया है, a को इधर अगर ला लेते, अगर यहाँ हम लोग लिखते कैपिटल T बराबर a/2 के, तो देखिए ऐसा हो जाता t/a, या चाहे इसको इधर ला लीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो a/t बराबर हो जाएगा 2k।
तो 2k तो कांस्टेंट है ना, दो संख्या है कांस्टेंट है, k तो दर्नियातांक है। तो a/t बराबर अगर कांस्टेंट के होगा तो आप उसको लिख सकते हैं a1/t1 बराबर a2/t2 बराबर a3/t3, जितना लिखना चाहे। तो ऐसा संबंध आप याद कीजिए शून्य कोटि के अभिक्रिया में होता है, नोट कर लीजिए। अब अंतिम टॉपिक शून्य कोटि का बचा है उदाहरण। शून्य कोटि के अभिक्रिया का उदाहरण देंगे, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। शून्य कोटि के अभिक्रिया का उदाहरण कई बार परीक्षा में पूछा है। शून्य कोटि के अभिक्रिया का उदाहरण उदाहरण आपको ध्यान में रखना होगा। एक उदाहरण ऐसा होता है, H2Cl2 से अभिक्रिया करता है पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में। पराबैंगनी प्रकाश, शॉर्ट में लोग इसको यूवी रेज के नाम से जानता है, यूवी लाइट या यूवी रेज। लिख ही लीजिए यूवी लाइट। वैसे आपको हिंदी वाला ध्यान में रखना। तो पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में H2Cl2 से अभिक्रिया करके HCl बनाता है। संतुलित कीजिएगा तो इधर 2 से गुना करना होगा, उसमें आप महारत हासिल किए हुए हैं, संतुलित करना सिखाए हुए हैं। तो ये जो अभिक्रिया है ये शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसी उदाहरण को कई बार अलग अलग बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस इंडिया के अंदर शायद ही ऐसा कोई बोर्ड परीक्षा होगा जो इस उदाहरण को नहीं पूछा होगा। कभी ये अभिक्रिया देख के कहेगा किस कोटि की अभिक्रिया, या कभी कहेगा आपको शून्य कोटि के अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है, एक ठो विकल्प देगा जिसमें ये रहेगा, 3 ठो गलत गलत अभिक्रिया देगा। तो आपको याद रखना। तो एक तो ये हुआ। अब इस पर नहीं जाइएगा कि दर नियम समीकरण इसका लिखें देखें शून्य कोटि आ रहा है कि नहीं, तब गलत हो जाएगा। ये देखने से लगता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, लेकिन ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। और दूसरा है गोल्ड या प्लेटिनम के सतह पर, गोल्ड या प्लेटिनम के सतह पर अमोनिया तथा HI का वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो गोल्ड या प्लेटिनम के सतह पर अमोनिया टूटेगा या HI टूटेगा तो वो भी शून्य कोटि के अभिक्रिया का उदाहरण होगा। तो अमोनिया को तोड़िए, अमोनिया इसको गोल्ड या प्लेटिनम के सतह पर तोड़ दीजिए। जैसे हम गोल्ड के सतह पर इसको वियोजित करवा रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ गोल्ड के जगह प्लेटिनम ले सकते हैं। तो ये टूट जाता है N2 में और H2 में। असंतुलित आपको करने ही आता है, इधर 2 से गुना कीजिए, यहाँ 3 से गुना कीजिएगा, अभिक्रिया संतुलित हो जाएगा। तो ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया। दर नियम समीकरण लिखिएगा तो अभिकारक के सांद्रता का घातांक 2 होगा। तो तब आपको लगेगा ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन उस भूल में नहीं रहिएगा, ये शून्य कोटि के अभिक्रिया का उदाहरण है। इसीलिए खूब पूछा जाता है, देखने में कुछ और लगता है, होता कुछ और है। HI का वियोजन करवा के भी दिखा देते हैं। प्लेटिनम के सतह पर मान लीजिए HI का वियोजन हो रहा है, आप चाहें तो इसके जगह पर गोल्ड भी ले सकते हैं। तो ये टूट जाता है हाइड्रोजन गैस में I2 में, H2 और I2 में। संतुलित कीजिएगा तो यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यह भी शून्य कोटि के अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये 3 ठो जो अभिक्रिया लिखे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, अलग अलग परीक्षा में पूछा जा चुका है। और हो सकता है आप लोग जब इस बार परीक्षा दीजिएगा तो उसमें भी यहाँ से एक क्वेश्चन हो, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये सब शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब मन में हो रहा होगा कि इसमें क्वेश्चन कहाँ दिए, बलगतिकी समीकरण में फॉर्मूला तो आया लेकिन उस पर क्वेश्चन नहीं आया। तो एक क्वेश्चन हम आपको लिखा देते हैं, आपको अपने से कोशिश पहले करना है। वो जो x बराबर लिखे थे KT, उसी फार्मूला से वो क्वेश्चन बनेगा।
लिखा देते हैं, आपको अपने से केवल बनाना है, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नोट कर लिए हूँ। एक क्वेश्चन लिख लीजिए। 0.05 सीसी विलियन में 3 गुना 10 का पावर -6 मोल H+ आयन उपस्थित है। यदि H+ आयन को विलुप्त होने का या समाप्त होना लिख सकते थे, विलुप्त होने का दर नियतांक 1 गुना 10 का पावर 7 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड हो तो विलियन से H+ आयन को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? समाप्त होने में कितना समय लगेगा? बहुत लोग सोच रहे होंगे थोड़ा सा हिंट कर देते तो बन जाता। ठीक, देखिए तो क्वेश्चन समझ लीजिए। कह रहा है 0.05 सीसी विलियन में 3 गुना 10 का पावर -6 मोल H+ आयन उपस्थित है। कोई विलियन है, उसका आयतन दिया है 0.05 सीसी। सीसी तो आयतन का मात्रक होता है। और उस विलियन में इतना मोल H+ आयन उपस्थित है। करा यदि H+ आयन को विलुप्त होने का दर नियतांक 10 का पावर 7 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड हो तो H+ आयन को विलुप्त होने का दर नियतांक सवाल आपको दिया है। देखिए दर नियतांक का मात्रक क्या दिया है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो दर नियतांक के मात्रक से भी पता चल जाता है किस कोटि के अभिक्रिया का बात किया है। ये मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड तो शून्य कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक होता है। तो मात्रक से देखिए हम लोग पता कर लिए कि इस सवाल में शून्य कोटि के अभिक्रिया के बारे में लिखा जा रहा है। जैसे अगर मात्रक देता सेकेंड इनवर्स यहाँ तो समझते प्रथम कोटि के अभिक्रिया का बात किया है, उसके अनुसार हम लोग सवाल बनाते। यहाँ मात्रक जो दिया है उससे हम लोगों को पता चल रहा है शून्य कोटि का अभिक्रिया है, तो उसके अनुसार सवाल को बनाया जाएगा। तो आपसे पूछा है विलियन से H+ आयन को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। विलियन में जितना भी H+ आयन है पूरा को ख़त्म होने में कितना समय लगेगा। तो जो बलगतिकी समीकरण हम लोग पढ़े थे उसी से बनेगा। हम हिंट थोड़ा सा केवल करते हैं। x बराबर kT, शून्य कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण यही है। x क्या है, अभिकारक का उपयोग किया गया मात्रा। तो यहाँ तो वही H+ आयन जो है विलियन में वही ना समाप्त हो रहा है, वही ना उपयोग हो रहा है। उसको पूरा ख़त्म होने में कितना समय लगेगा। लेकिन ध्यान रहे अभिकारक का उपयोग किया गया सांद्रता है, मतलब मोलरता H+ आयन का निकालना होगा। मोलरता का फॉर्मूला आप जानते हैं, मोल बटा आयतन लीटर में लेना होगा। विलियन का आयतन सवाल दिया है लेकिन लफड़ा लगाया है सीसी में दिया है, तो आप इसको पहले लीटर में बदल लेते। तो लिखते विलियन का आयतन, विलियन का आयतन ये बराबर सवाल आपको दिया है 0.05 सीसी। आप लीटर में बदलिए, 1000 से भाग देना होगा
तो ये हो जाएगा 0.05 बट्टा 1000 इतना लीटर। देखिए तो दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे 2 जीरो दीजिए, तो 3 जीरो पहले ही था और 2 जीरो फिर आएगा, 5 जीरो हो गया। ऊपर ले जाइएगा तो हो जाएगा ये 5 गुना 10 का पावर -5 लीटर। देखिए आयतन दिया था सीसी में, लीटर में बदल ली। H+ आयन का मोल सवाल दिया है, तो H+ आयन का सांद्रता पता कर लीजिए। ऐसे लिखने का मतलब H+ आयन का सांद्रता, तो मोल ऊपर में लिखिए 3 गुना 10 का पावर -6। H+ आयन का विलयन का आयतन लीटर में पता है 5 गुना 10 का पावर -5, यही सांद्रता होगा। तो ये तो देखिए तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 10 का पावर -1 बचेगा, मतलब 10 नीचे आ जाएगा। तो 3 में 5 से भाग दीजिएगा 0.6 और एक ठो 10 नीचे है 0.06। सांद्रता पता हो गया H+ आयन का। अब क्या करें, सांद्रता पता हो गया, तो यही ना H+ आयन का सांद्रता पूरा बोला है, समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो x के जगह पर वही रखते 0.06। के का मान सवाल आपको दिया 10 का पावर 7, तो t निकाल लेते, नहीं x अगर रखते 0.06, के का मान 1 गुना 10 का पावर 7 है, यहाँ से गुना भाग करके t निकाल लेते। तो मेरे ख्याल से अब उतना नहीं करेंगे, आंसर आएगा 6 गुना 10 का पावर -9 सेकेंड आएगा, सेकेंड, इतना सेकेंड। क्योंकि सवाल में देख रहे हैं मात्रक सेकेंड दिया है समय का, तो टी सम सेकेंड आएगा। अगर मिनट में देता तो टी का मान मिनट लिखते, तो आंसर यही आएगा। वो तो बन गया लगभग, केवल आपको इस फार्मूला में सब कुछ रख देना है। x के जगह 0.06, के जगह पर 10 का पावर 7 और टी तो निकालना है, इधर आ जाएगा, गुना भाग कीजिएगा, शायद यही आएगा। ठीक, इसको नोट कीजिए। इस तरीके से शून्य कोटि की अभिक्रिया कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में हम लोग द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।